मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम सेकंड बुक से अपनी फर्स्ट बुक जो है वो पूरी हमने कर दी है। उसमें केवल एक लेसन बचा है, थर्ड थॉट नाम करके एक लेसन बचा है जो हम बाद में देखेंगे। यानी रेनबो बुक से हमने पूरे पाठ पूरी पोएम कंप्लीट कर ली है और आज जो है हम दूसरी बुक यानी जो पनोरमा है उस बुक का द लास्ट लेसन नामक पाठ जो है वो हम देखेंगे। और आप यदि देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जो लास्ट लेसन जो पाठ है वो आपका अल्फोंस दाउडेट ने लिखा है। इसके लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, वो आपके हैं अल्फोंस दाउडेट। अल्फोंस दाउडेट इसके लेखक हैं, या अल्फोंसे भी बोला जाता है कई बार, अल्फोंस दाउडेट। ये कहानी जो है वो अब क्योंकि हम पनोरमा पढ़ रहे हैं तो पनोरमा में आप सब जानते हैं शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं। तो पनोरमा की शॉर्ट स्टोरीज की पहले हम यदि समरी देख लेते हैं, क्योंकि क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं चल पा रही, तो उस वजह से मैं सभी पाठों का, जैसे आपने देखा रेनबो में मैंने हर पाठ का, हर पोएम का पहले समरी बताया है और फिर आपका उसको लाइन टू लाइन पढ़ाया है। इसी प्रकार पनोरमा में भी आप यदि अब ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले पूरी समरी यानी पूरी स्टोरी की बात आपको समझा दूंगा, यानी अबाउट द स्टोरी आप कह सकते हैं। समरी जो है वो मैं पहले डिटेल से आपको बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इस कहानी में क्या लिखा गया है। यदि इस कहानी के संदर्भ में देखें तो आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर की ये जो पार्ट है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, किससे स्टार्टिंग होती है, यानी जैसे इस लेसन को, इस कहानी को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग होती है एक छोटे लड़के से। क्या नाम है? फ्रेंच जिसका नाम है, ये स्पेलिंग दे रखी है उसके नाम की इस पाठ में, इस कहानी में फ्रेंच जिसका नाम है। तो फ्रेंच नाम के एक लड़के, फ्रेंच नाम का एक लड़का है, उस लड़के से एक कहानी जो है फ्रेंच नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जो कि यानी पहले इस लड़के के बारे में बताया जाएगा जो कि वास्तव में क्या करता है, अपने स्कूल यानी वो अपने स्कूल जाने के लिए क्या है, थोड़ा लेट है। स्कूल जाने के लिए थोड़ा लेट है, थोड़ा क्या कहें आप ये समझे, आधा एक घंटा ही लेट है वो। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत पाठ की इस लाइन से शुरू की गई है कि एक लड़का है फ्रेंच जिसका नाम है और वो अपने स्कूल जाने से थोड़ा लेट हो जाता है, यानी अभी वो देरी से घर से निकला है। और सबसे ज़्यादा उससे आगे इसको बढ़ाया गया है और जो इसका मेन पात्र है वो उसका अध्यापक है और उस लड़के को यानी फ्रेंच को, उसको अपने क्लास टीचर, उसका जो क्लास टीचर है, और हम सब जानते हैं कि छोटी क्लासेज में लगभग एक या दो टीचर ही सारी क्लासेज पढ़ा देते हैं, तो उसको अपना जो क्लास टीचर है मिस्टर एम हेमल, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यानी वो एम हेमल से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। हालांकि एम हेमल ऐसा नहीं है कि उसको मारता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसको, सब बच्चों को वो डराते हैं, धमकाते हैं, इस वजह से उसके मन में बहुत ज़्यादा डर है। और आज वो देरी से क्यों गया उसके पीछे भी एक और बड़ा रीज़न है, वो ये है, और आज के दिन यानी आज का जो दिन है, आज का दिन जिस वजह से वो देरी से गया वो इस प्रकार है कि आज के दिन तो मिस्टर यानी जो एम हेमल हैं, उनके जो कक्षा अध्यापक हैं एम हेमल,
उसका यानी फ्रेंच का, तो आप कह सकते हैं उसका यानी फ्रेंच का टेस्ट लेने वाले हैं। और टेस्ट ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल, उस पे लिया जाता है। ये पार्टिसिपल 10th क्लास में आता है, आप सुने भी होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या रहता है, पास्ट पार्टिसिपल, और एक परफेक्टिव पार्टिसिपल होता है। ये आप सुने हैं कई बार, इस पे मैं चर्चा कर दूंगा, चलो बता दूं आपको अलग से वीडियो बना के। तो ये उसका जो पार्टिसिपल का जो ग्रामर का एक टॉपिक होता है, और उसका क्या लेना था, टेस्ट लेने वाले थे। और टेस्ट लेने वाले कौन हैं, उनके अध्यापक जो क्लास टीचर हैं एम हेमल हैं। और फ्रेंच को वो इसलिए डरा हुआ है, तथा जो फ्रेंच जो है उसको, फ्रेंच को यानी फ्रेंच यानी उसको, फ्रेंच को पार्टिसिपल का जो पार्टिसिपल नाम का जो टॉपिक है, पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। मानी उसको पार्टिसिपल की कोई समझ नहीं थी, आप यूँ कह सकते हैं पार्टिसिपल नाम की कोई समझ उसके अंदर नहीं है। तो वो सोचता है कि आज स्कूल नहीं जाता हूँ और स्कूल का क्या कर लेता हूँ। पहले वो सोचता है कि आज स्कूल का बंक कर लेता हूँ, यानी बंक करना यानी स्कूल न जाना, स्कूल जाने की बजाय स्कूल ना जाना, यानी उसकी जाने की बजाय कहीं और चला जाता हूँ। घर से तो निकल आया, कहीं चला जाता हूँ, लेकिन फिर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा धूप है, ड्यू टू हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस वजह से वो इधर उधर नहीं जाता। और आखिर में साहस को इकट्ठा करके, हिम्मत जुटा के वो स्कूल की तरफ चल जाता है। लेकिन जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो उसकी नज़र किस पे पड़ती है, रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड है उस पे नज़र पड़ती है। मैं समझाता हूँ ये बुलेटिन बोर्ड है क्या और कहाँ था ये बुलेटिन बोर्ड, वो जो टाउन है जहाँ वो लोग रहते हैं, उनका एक सार्वजनिक टाउन हॉल है। और वहाँ, ये बहुत पहले की कहानी है, ये उस समय की बात है जब आप कह सकते हैं कि 1870 के आसपास की ये कहानी है। 1870 के आसपास की आप ये कह सकते हैं। और 1870 में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस समय फ्रांस जो है उसका और जर्मनी का आपस में बहुत ज़्यादा टकराव था। तो उस समय जितनी भी खबर वगैरह मिलती थी, युद्ध चल रहा था फ्रांस और जर्मनी का। कहानी जैसे मैंने बताया, ये कहानी 1870 के समय की है। समय टाइम आप कह सकते हैं 1870 है। तो उस समय युद्ध से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको मिलती थी, दी जाती थी, वो सारी की सारी जानकारी जो एक सार्वजनिक स्थल रहता था धर्मशाला टाइप में, उस पर एक बोर्ड रहता था और वहाँ दे दिया जाता। अखबार वगैरह, टीवी, ये कुछ तो था नहीं, तो उसकी नज़र बुलेटिन बोर्ड पे पड़ती है। बुलेटिन बोर्ड कहाँ है मैं बता देता हूँ। वो जो टाउन हॉल है यानी उस कस्बे का सार्वजनिक स्थल है, एक बड़ा मकान है धर्मशाला टाइप का, वहाँ बुलेटिन बोर्ड है। तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड जो है उसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा क्या है, क्राउड थी, भीड़ लगी हुई थी। सामान्यतः ये बुलेटिन बोर्ड वो जगह है जो उनको न्यूज यानी सूचनाएं उपलब्ध कराता था, खबर उनको देता था किसकी, युद्ध की, कि युद्ध में क्या हुआ, कितने सिपाही मर गए, क्या चल रहा है। उस बोर्ड पे आप कह सकते हैं किस किस का विवरण मिलता था। मैं ये कह सकता हूँ कि उस बोर्ड पे फ्रांस जो है, यानी जो फ्रांस देश है, फ्रांस देश ने कितने युद्ध लड़े, उनकी फ्रांस की हारी हुई जो लड़ाई थी उनके बारे में बताया जाता था। कितने सिपाही मर गए उनके बारे में बताया जाता था। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2-3 साल से उनको, यानी फ्रांस के जो लोग हैं, उनको बुरी बुरी खबर ही मिल रही थी। और आज फिर वहाँ भीड़ थी
तो इसको डर है कि शायद आज भी कुछ बुरा ही होगा, लेकिन क्योंकि इतना समय इसके पास है नहीं, ये वैसे ही स्कूल से लेट है, तो ये आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ये विद्यालय के करीब जाता है तो वहाँ ये देखता है कि विद्यालय बिल्कुल क्या है, काम है, यानी बिल्कुल स्टिल है, स्टिलनेस कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि विद्यालय में चारों तरफ क्या है, शांति है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ बिल्कुल शांति है। ये यूजुअली वहाँ क्या रहता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था, यानी आप कह सकते हैं सामान्यतः वहाँ हसल बसल रहता था, शोर शराबा वहाँ सामान्यतः रहता था। लेकिन आज बिल्कुल शांति है। तो आप सब जानते हैं कि स्कूल में तो शोर शराबा रहता है, और कैसी कैसी आवाज़ वहाँ सुनाई देती थी। लेसन्स को रिपीट करने की, बच्चे लेसन्स को रिपीट करते हैं, हम सब जानते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस प्रकार जो मैं बोल रहा हूँ ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको बोलते हैं करतल ध्वनि, और इस करतल ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसन, यानी एक आवाज़ में इस तरह का दोहरान करना, उसको यूनिसन कहते हैं। ये आवाज़ सुनाई देती थी। और क्या रहता था, जो डेस्क जो हैं उनको खींचने की और बाहर निकलने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ था नहीं। और जो एम हिमल उनके अध्यापक हैं वो क्लास में हैं। फ्रेंच इसी शोर शराबा का, ये जो शोर शराबा है उसी के सहारे, उसी शोर शराबे का फ़ायदा उठा के, इसी शोर शराबे का फ़ायदा उठा के, और फ्रेंच ने क्या सोचा था कि वो कक्षा में घुस जाएगा और कोई उसको देखेगा नहीं। अब क्योंकि आज शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति है, तो फ्रेंच जो है उसको ये लगा कि उसके जो टीचर हैं वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, स्कोल्ड करेंगे। स्कोल्ड का अर्थ होता है डांट फटकार करना, यानी उसको बहुत डांटेंगे, स्कोल्डेड करेंगे उसको, उसने ये सोचा। तो अब फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो कक्षा में, जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये कक्षा है, और जैसे ही वो इस कक्षा का ये गेट है, आप कह सकते हैं एक गेट ये है, एक गेट ये है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग आप जानते हैं सब 2 गेट रहते हैं। लेकिन जैसे वो यहाँ एंटर करता है तो वो देखता है कि ये ऐसे मान लो लाइन बनी है, टेबल्स डले हैं, ये टेबल्स डले हैं, बेंच लगे हुए हैं। तो वो ये देखता है कि एम हिमल उसको डांटने की बजाय बड़े ही जेंटली, यानी विनम्रतापूर्वक उससे कहते हैं, बात करते हैं कि हम आपके बिना ही ये पाठ शुरू करने वाले थे, और आप जो है वो अपने सीट पे जाके क्या हो, बी सीटेड, यानी आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। एम हेमल उसको ऐसा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ। अब जब वो वहाँ बैठ गया तो उसने देखा कि एम हेमल ने आज जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है उन्होंने, ग्रीन कलर का कोट, शानदार पोशाक पहन रखी थी। ये पोशाक एम हेमल केवल प्रमुख अवसरों पे पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यदि होता है विद्यालय में, यानी पुरस्कार वितरण समारोह, सेरेमनी समारोह होता है, यदि होता विद्यालय में तो एम हेमल इस प्रकार के कपड़े पहनते। या फिर कोई और विशेष अवसर हुआ, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि कोई एनुअल फंक्शन हुआ, यानी कोई वार्षिक उत्सव हुआ, तो एनुअल फंक्शन पे वो पहनते थे। या फिर परीक्षा के समय वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो से पहनते थे। लेकिन आज वो पोशाक पहन रखी है, तो ये जो ऐसी पोशाक जो है वो एम हेमल बड़े अवसरों पे ही पहनते थे। तो ये उसने देखा। फिर उसके बाद ये देख के उसको आश्चर्य हुआ, पहला तो ये, दूसरा यानी इससे भी ज़्यादा आश्चर्य फ्रेंच नाम के उस छोटे बालक को उस समय हुआ जब उसने अपनी क्लास के जो पीछे वाले बेंच है, ये यहाँ खाली रहती थी क्योंकि इतने बच्चे थे नहीं क्लास में। जैसे क्लास में बच्चे आने चाहिए 50-60 विद्यार्थी, और उसकी क्लास में थे ही 20-25 विद्यार्थी या 30 मान लें, तो सामान्यतः ये बेंच पीछे वाली खाली रहती थी। लेकिन आज जो पीछे वाली जो बेंचेज हैं
यानी आप कह सकते हैं लास्ट बेंचेज, जो लास्ट बेंचेज जो थी वर ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का अर्थ था धारण करना, बाय द विलेजर्स। और आज जो लास्ट बेंचेज है उन पे गांव वाले बैठे थे। अब गांव वालों में कई का नाम भी लिया उन्होंने, जैसे फॉर्मर पोस्टमैन, फॉर्मर पोस्टमैन पहले के जो पोस्टमैन हैं वो बैठे थे। फॉर्मर पहले का उन्होंने लिखा था कि हेडमैन, जो गांव के जो मुखिया हैं वो बैठे थे। और भी कई नाम उन्होंने एक्सेट्रा लिए। और एक व्यक्ति वहाँ वृद्ध व्यक्ति और है जिसका नाम वो हाउसर बोलता है कि एक हाउसर नाम का वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठा था। यानी जो लास्ट बेंचेज हैं उन पे आज गांव वाले लोग बैठे हैं। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। क्या वजह है ये अभी उसको पता नहीं, अभी वो आश्चर्यचकित है, उसको सही ध्यान नहीं कि क्या होने वाला आज, क्या वजह है कि शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति है। दूसरा आगे प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार का परिवर्तन उस दिन अनयूजुअल क्या देखा विद्यालय के बारे में, फ्रेंच ने अनयूजुअल क्या देखा। तो ऐसा प्रश्न बनेगा तो वो यही है कि वहाँ शांति है, होना चाहिए था शोर शराबा। फिर जब सब बैठ जाते हैं, शांति हो जाती है, तो उसके अध्यापक मिस्टर एम हेमल जो हैं वो, जैसे मैं फिर चित्र बना रहा हूँ देखिएगा आप, जैसे ये जो कक्षा है और कई स्कूल में आप देखेंगे तो यहाँ जब बोर्ड जहाँ है उसके चारों तरफ ऐसे एक चबूतरा सा बना दिया जाता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, जिसको पोडियम कह सकते हैं आप, पोडियम कह सकते हैं। तो वो एम हेमल उस पोडियम पे खड़े होते हैं और एम हेमल बताते हैं, किसको बताते हैं, उन सबको संबोधित करते हैं, यानी सबको एड्रेस करते हैं, वो जहाँ वहाँ जितने भी लोग हैं, गांव वाले बच्चे सबको, और कहते हैं कि आज उनका क्या है, लास्ट लेसन है। किस भाषा का? आज वो कहते हैं कि आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज। वो जो लड़का है उसका नाम फ्रेंच है जी, ये देखना, ये स्पेलिंग है, ये भाषा है फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि आज जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड को आप देसी भाषा में यूँ समझ सकते हैं या हिंदी भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि आज का वर्तमान का जो नोटिस बोर्ड होता है उसी को आप बुलेटिन बोर्ड कहेंगे। कि आज जो बुलेटिन बोर्ड है टाउन हॉल में, ये एक ही चीज़ है। और वो बुलेटिन बोर्ड लगा कहाँ है? वो लगा है जी टाउन हॉल में। उस टाउन हॉल पे लिखे बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा है? ये लिखा गया है कि ऑर्डर आ गया, आदेश। और आदेश कहाँ से आया है? बर्लिन से। कहाँ से आया जी? बर्लिन से। और बर्लिन उस समय कैपिटल था, कैपिटल यानी राजधानी था, कहाँ का? जर्मनी का। तो जर्मनी से आदेश आ गया है कि कल से फ्रांस जो देश है, जो फ्रांस देश है, उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मैं लिख रहा हूँ, एक तो अल्सेक उसमें और दूसरा लॉरेंस। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाई जाएगी? कल से फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय, यानी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे किसका कब्जा हो चुका है? जर्मनी का कब्जा हो चुका है। जर्मनी ने इनका अधिग्रहण कर लिया है। युद्ध में ये दो डिस्ट्रिक्ट जर्मनी ने जीत लिए फ्रांस के। तो अब से उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इसी वजह से उस गांव वाले लोग भी वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि कल नया टीचर आपका आ जाएगा और वो नया टीचर आपको क्या पढ़ाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। और इतना सुनते ही
वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, दे ऑल गोट सरप्राइज्ड, और वो सब के सब लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। यानी अब उनको इस बात का रिग्रीट है, क्या है जी, रिग्रीट है, पछतावा है इस बात का कि उन्होंने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, अपनी जो मातृभाषा थी उनकी, वो क्या है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको उन्होंने सीखा नहीं। तो एम हेमल अब जैसे ही ये बातें बताते हैं, कौन है, एम हेमल, तो जो लिटिल फ्रेंच है, जिसको छोटा फ्रेंच कह सकते हैं, वो छोटा लड़का जो कल तक लिटिल फ्रेंच जो कल तक अपने अध्यापक से नफरत करता था, यानी अध्यापक को वो क्रैंकी कहता था। क्रैंकी का मतलब होता है जी सनकी व्यक्ति, यानी जो कभी कुछ करे कभी कुछ करे, किसी की ना सुने, ऐसा। आज वो अध्यापक भी उसको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा, जो उसके लिए, यानी आप कह सकते हैं कि जो किताबें, पुस्तकें, बैग उसके लिए क्या थे, सरदर्द थे, उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। वो एम हेमल भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सारी चीज़ें आज उसको अच्छी लग रही थी। वो अब एक तरीके से पछतावा कर रहा था। ये सारी चीज़ उसके दिमाग में आई है। फिर एम हेमल, क्योंकि वो एक अध्यापक हैं और बड़े ही डिसिप्लिन अध्यापक है, तो उन सब एम हेमल ने सभी से एक एक करके प्रश्न करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर, जिसका आज टेस्ट होना था। यानी पार्टिसिपल्स के ऊपर एम हेमल क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। और फ्रेंच की जब बारी आती है तो वो खड़ी अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है, और जैसा कि मैंने कहा कि वो पार्टिसिपल का कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो फ्रेंच उसको डांटते नहीं है और उसको बैठने के लिए बोल देते हैं। तो उस समय फ्रेंच एक तरीके से चिंता जाहिर करते हैं, और वो चिंता ये है कि जो अल्सेस के जो लोग हैं, जो अल्सेस है उसके जो लोग हैं, लोरेन, क्योंकि अभी ये अल्सेस, आप ये तो जानते हैं कि एक साथ कोई दो डिस्ट्रिक्ट में तो बस नहीं सकता, तो वो अल्सेस की बात कर रहा है। तो अल्सेस के जो लोग हैं उन्होंने क्या नहीं दिया, उन्होंने नेगलेक्ट किया, यानी इग्नोर कर दिया, किसको, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जो उनकी मातृभाषा थी। और यहाँ वो फ्रेंच लैंग्वेज को, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज को द बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं, कि विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। एक और विशेषण भी देते हैं, द लॉजिकल लैंग्वेज, यानी ये सबसे अच्छी तार्किक भाषा है। इस तरह, और सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है, इस तरह वो कई विशेषण उस भाषा के लिए काम में लेते हैं। और उसको द क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी कहता है, कि सबसे स्पष्ट भाषा भी क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है। ब्यूटीफुल भी कहता है कि वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और वो यहाँ एक चीज़ और दिखाता है कि यदि आपके अंदर, यदि एकता बनाए कोई रखती है, आपकी आज़ादी की कोई यदि की है, द की ऑफ फ्रीडम, द की ऑफ फ्रीडम, वो आपकी मदर टंग ही होती है। यानी आपकी मातृभाषा ही आपकी द की रहती है। मदर टंग मातृभाषा, जैसे हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा जो हम शुरुआत में एज ए चाइल्ड सीखते हैं वो। और उसी समय वहाँ ये पूरा भाषण खत्म होता है। और ऐसा नहीं, वो उन बच्चों को ही दोष नहीं दे रहा, वो सबको बोलता है कि मेरी भी कुछ कमियां रही होंगी, आपके माँ बाप भी आपको खेत में भेज देते थे, या और काम करवाते थे, मजदूरी भी भेज देते थे, कुछ भी हम सीख नहीं पाए। गांव वाले सब बेचारे उदास हैं, वो भी, उन सबको भी दुख हो रहा है कि कल से हमें मजबूरन जर्मनी की जो भाषा जर्मन वो सीखनी पड़ेगी, कुछ ऐसे करते हैं। वो ये तक कहता है कि कल वो बाहर के लोग आएंगे, आउटसाइडर, जिनको आप बाहर के लोग जो हैं उनको आउटसाइडर कह सकते हैं, और वो आपको आते ही कहेंगे कि आप कैसे देश प्रेमी हैं, आप ये दिखावा मत करो। यदि आप देश प्रेमी होते तो आपको अपनी भाषा ही नहीं आती,
और सही बात उनको न तो फ्रेंच लिखनी आती है, न ही ढंग से बोलनी आती है। उसी समय वहाँ चर्च है, एक चर्च है, और उस चर्च की घड़ी में 12 o'clock वहाँ हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। और जैसे ही 12 o'clock होते हैं तो यानी वो विद्यालय को उनको करना ही है, डिसमिस करना है। तो जैसे ही 12 बजे बजते हैं तो उनको अचानक बाहर, जैसे मैं फिर एक बार वो भवन की डिज़ाइन बनाऊंगा, जैसे ये भवन बना हुआ है और इधर जो रोड है, उस रोड पे उनको क्या सुनाई देते हैं 12 बजते ही, जो जर्मन सिपाही हैं यानी जो जर्मन सोल्जर हैं वो आ चुके हैं वहाँ, क्योंकि उनका कब्जा हो गया। और वो जर्मन सोल्जर उस गली से गुजरते हुए क्या बजा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं। और ट्रम्पेट आप सब जानते हैं सेना में बजाया जाता है। खासकर आप देखते हैं कभी जैसे कोई जवान शहीद हुआ, उसका अंतिम संस्कार करते समय बजाया जाता है, तुरही टाइप का होता है, बड़ी ऊंची ध्वनि निकालता है, वो उसको बजाते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर एम हिमल एकदम से घबरा जाता है और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है। एम हिमल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। हालांकि वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता। उसका गला क्या हो जाता है, चोक्ड हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। वो केवल बोर्ड की तरफ जाता है, एक चाक का टुकड़ा उठाता है और बोर्ड पे यानी ब्लैक बोर्ड पे, उस कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, लिखा है फ्रांसीसी भाषा में, वीला फ्रांस। और इस वीला फ्रांस का मतलब होता है कि लॉन्ग लीव फ्रांस। इसका मतलब यही है कि फ्रांस जो है वो सदा अमर रहेगा। और उसके बाद वो अपने हाथ से जेस्चर करता है, जेस्चर यानी इशारा करता है, जेस्चर बाई हिज हैंड, अपने हाथ से एम हिमल इशारा करता है, उनको बताता है कि आपका जो ये क्लास है वो क्या हो गई, क्लास डिसमिस हो गई, यानी अब आप आपके घर जा सकते हैं। अब आप मूल बात समझें कि कहानी का सारांश क्या है। कहानी का सारांश ये है कि समय रहते हमें जो चीज़ मिलती है उसको सीखना चाहिए। और जैसे आपका समय निकल गया उसके बाद आपको हमेशा पछतावा होगा। यानी यदि आज मैं ये कहूँ कि भाई मुझे कक्षा 12 में एडमिशन दिला दो, मैं अपने घर वालों को ये कहूँ, तो ये मेरा बोलना भी अनुचित है। और आप जानते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, कितना वो कारगर रहेगा, ये मुझे एडमिशन दिला देंगे क्या करेंगे वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी आपके पास समय है, आप सही समय का सही उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ें, आप उसका सही प्रॉपर यूज करें। समय यदि निकल गया तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। बाद में ये चीज़ संभव नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ संभव नहीं है। तो आप इसका सही उपयोग करें। और ये मैंने बता दिया। मैंने कहा कि रेनबो है वो पूरी किताब पूरी हो चुकी है, उसका केवल एक पार्ट बचा है, थर्ड थॉट, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा अलग टाइप का पार्ट है, उसकी समरी वगैरह बना ही नहीं सकते, ऐसे सीधी है वो, ऐसे टाइप में निबंध। और अब हम पनोरमा शुरू किए, उसका एक लेसन हम समरी बताए, कल इसको द लास्ट लेसन को हम पढ़ना शुरू करें।